हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर इमरान सर के सामने आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया फ्रेंड्स, प्रस्तावना। उम्मीद करते हैं ये प्रस्तावना आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इसकी नोट्स बनाई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने सोचा कि फ्रेंड्स अपने पढ़ने की रणनीति में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हर टॉपिक का पहले हम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं या जो आने की संभावना है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जा रहे हैं, तब ये मतलब हुआ कि हमने जो टॉपिक पढ़ा वो हमारा प्रिपेयर हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा अंतिम मोटो क्या है, पढ़ने का एकमात्र मकसद है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करना। हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, नॉलेज भी हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, हम लोग उसकी शब्दावलियों में कहीं फंसते हैं, कभी आंसर देने के तरीके में फंसते हैं, कभी हमारी एलिमिनेटिंग पावर कमज़ोर हो जाती है। नॉलेज होने के बावजूद हमसे क्वेश्चन गलत हो जाने हैं। तो जो गलतियां हमारी एग्जामिनेशन हॉल में हो, वो गलती हम आपसे यही करवा लें और सारी चीज़ों को क्लियर कर दें, ताकि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आए ना। और दूसरी बात फ्रेंड्स, वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे बड़ा एग्जामिनेशन हो, 70% क्वेश्चन तो आपके रिपीटेशन के ही होते हैं, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर हम पिछले एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों पर अच्छे से पकड़ बना लें और कॉन्सेप्ट मेरा तैयार रहे, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हम नए क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हमारे गलत नहीं होंगे तो हमारे कंपटीशन से फाइट होने की कोई ठोस वजह फिर नहीं बनती। तो आइए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रस्तावना के पहले क्वेश्चन से। प्रस्तावना का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत है एक। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रस्तावना ही पढ़ा है, लेकिन जब ये पूरे पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो कंफ्यूजन होगा कि भारत क्या है। तो आप प्रस्तावना जब पढ़े तो प्रस्तावना आपने क्या देखा, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका कोई राज्य की धर्म नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका आंसर लगाइए आप लोग, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका आंसर होगा। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका आंसर होगा पहला। आगे चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2014 में भी आया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उसको मैं बता भी सकूं आपको। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करेगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पहले ही मैंने बताया था, वहां दो कॉन्सेप्ट थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य यह नहीं है कि भारत सरकार किसी धर्म का विरोध करेगी, इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार या हमारा जो देश है वह धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा, अतः वह किसी भी धर्म को सहयोग नहीं करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा फ्रेंड मेरा? थर्ड नंबर, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स। जो नहीं शब्द का यहां पे प्रयोग किया गया, यही भी फोकस करना है। यहां लिखा है कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, गलत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सभी धर्म के खिलाफ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, अगर एक धर्म को स्वीकार ही कर लेगी तो धर्मनिरपेक्ष कैसे कहलाएगी फ्रेंड्स? और इसलिए मैंने बताया इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स कहा आपके प्रस्तावना को, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि आप प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन प्रस्तावना से नहीं आते। इसका आंसर नंबर है थर्ड, इसे आप लोग लगा दीजिए। और आप लोग यहाँ हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए, इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे सबकी कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ यहाँ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ सही करा देता हूँ।
किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। यहां ऑप्शन होना चाहिए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है फ्रेंड्स, आप पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि भारत देश का जो धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य यह हुआ कि जो भारतीय राज्य है किसी भी धर्म का सपोर्ट वह नहीं करेगा, इसलिए आंसर होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। और ये क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स RRB 2006 में। तो आप ये देखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है, सरकार किस प्रकार इस पे काम करती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका हमारे संविधान के अनुसार मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र होता है, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। यहां फोकस करिए फ्रेंड्स, ना हो। आप याद करिए कि मैंने जब आपको कल की क्लास में बताया था कि रिपब्लिक का तात्पर्य क्या था, मैंने दो मतलब बताए थे। रिपब्लिक का तो पहला तात्पर्य यह हुआ जहां का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वह गणतंत्र कहलाता है, और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट था जहां का शासन वंशानुगत न होकर लोकतंत्रात्मक होता है वह देश क्या कहलाता है फ्रेंड्स, गणतंत्र कहलाता है। और गणतंत्र का तात्पर्य हुआ राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ये इसका आंसर नहीं होगा। अध्यक्षीय पद्धति ये भी नहीं होगा, संसदीय पद्धति ये भी नहीं होगा। गणतंत्र का तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न होता हो बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता हो, ऐसे देश को गणतंत्र और रिपब्लिक कहा जाता है फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें? क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान देना, यही मुझे सिखाना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय आप मिस्टेक कहाँ करते हैं, आंसर को लगाते समय मिस्टेक कहाँ करते हैं, किस तरीके से हमें बिल्कुल केयरफुल रहना है क्वेश्चन पढ़ते समय। मैंने पढ़ा कि निम्नलिखित में से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होकर मैंने समझाया है कि हमारे संविधान में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन वहां कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? केवल 2 शब्द। अब हमें उन 2 शब्दों को देखना है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप तीनों को चेक करिए, आप देखिए कहां समाजवाद है, कहां अखंडता है, कहां धर्मनिरपेक्ष है, वही हमारा आंसर होगा। पहला देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये कट गया, हो ही नहीं सकता क्योंकि लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा ही नहीं गया है। सेकंड क्वेश्चन है प्रभुत्व संपन्न, ये भी कट गया। थर्ड आंसर मिल गया समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। बहुत बार बच्चे इस पसोपेश पे फंस जाते हैं, सर आपने तो सिखाया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन 3 शब्द को नहीं पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वह 2 शब्द कौन कौन से थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे फ्रेंड्स। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका आंसर नंबर होगा 3। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे हमारे साथ। कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर से वीडियो को देखिए कि वो चीज हमें क्यों समझ में नहीं आई। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस, यहां किस है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक है, किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हूबहू लाइन आप रटे हैं कि जैसा कि मैंने प्रस्तावना में सिखाया है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य देख रहे होंगे, तो लोकतंत्रात्मक को ही प्रजातांत्रिक भी कहा जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिल गया, समाजवादी मिल गया, धर्मनिरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें एक ही बात है फ्रेंड्स।
और उसके बाद प्रजातांत्रिक कर दिया गया है, जबकि यहाँ आपने पढ़ा क्या था फ्रेंड्स, यहाँ आपने लोकतांत्रिक पढ़ा था और उसके बाद है गणराज्य। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसलिए मेरा आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आ रही होगी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उससे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब यहां तुरंत मेंशन करिए आप। ये मैं आपको तरीका क्यों सिखा रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है, कहां हाँ पूछा कहां नहीं पूछा तुरंत उसे गोला कर लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है इसी नहीं पे क्लिक करे। क्योंकि बड़े बड़े एग्जामिनेशन में बड़े बड़े कंपटीटरों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, हाँ और नहीं के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और वही उनके सिलेक्शन का कारण बन जाता है, सिलेक्शन न होने का कारण बन जाता है। तो आपसे वो गलती नहीं होनी है। तो हमारे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आप कोशिश करिए। समाजवादी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। लोक कल्याण की बात हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है फ्रेंड्स, वहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई है फ्रेंड्स। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, लोक कल्याण। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा फ्रेंड्स एक सेकंड रुकिए आप लोग। अब क्या क्या अधिकतम संख्या, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है स्लाइड की वजह से थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था, कल्याणी नहीं है फ्रेंड्स, यहां कल्याणकारी है। यहां मैं जो आपको मिस्टेक हो मैं सही करा दे रहा हूं। यहां पे होगा कल्याणकारी राज्य, इसे आप सही कर लीजिएगा। जो आपको पीडीएफ मिलेगा फ्रेंड्स वहां पे इस करेक्शन कर दिया जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना। तो आपको पता है कि मैंने बताया है कि यहां पर समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में, सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। तो इसका आंसर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्योंकि हमारे समाज, कैसा समाजवाद को हमने अपनाया है, हमने कौन से समाजवाद को अपनाया है, गांधीवादी विचारधारा का, जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद को अपनाया है। और उस समाजवाद में बताया गया है कि जो वंचित तबका है उनके कल्याण की बात की गई है। वंचित तबका का मतलब ही हुआ फ्रेंड्स कमजोर तबका। इसीलिए मैंने आपको इतने डिटेल में प्रस्तावना पढ़ाया कि वहां से क्वेश्चन कहीं से भी कॉन्सेप्ट लेवल पे पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सभी नागरिकों को, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसका आंसर नंबर है फ्रेंड्स 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यूपी सबऑर्डिनेट 2004 में आया है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये ध्यान रखिएगा, जो बड़े एग्जामिनेशन के 10 साल क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, अब वही छोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। आप इस चीज को सोचकर इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो लोअर में आया है, ये तो पीसीएस में आया है, कैसे वनडे में आएगा। जो 10 साल पहले पीसीएस में पूछे गए थे फ्रेंड्स, वही अब वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। अब आप तुरंत सोचिए कि गणराज्य का मतलब होता क्या है। अगर गणराज्य का मतलब आपको याद आ जा रहा है तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, एसएससी 1999 में पूछा गया है, इतना पुराना क्वेश्चन है तो नया कभी भी रिपीट हो सकता है ये। अब गणराज्य का तात्पर्य ही मैंने बताया था, 2 कारण, या तो वहां का राज्याध्यक्ष वंशानुगत ना होता हो, इसका तात्पर्य यह हुआ वहां का राज्य अध्यक्ष
का चुनाव होता हो, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार पीसीएस में आया है 1995 में और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया है। अब यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमारे प्रस्तावना का स्वरूप है, न्याय नहीं, स्वतंत्रता नहीं, जो स्वरूप है वह स्वरूप 5 प्रकार से कौन थे फ्रेंड्स? तो आपको मैंने बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। तो आपने देखा कि कहां पे है, सार्वभौमिक ये मिल गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। जनवादी का तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स लोकतंत्र, और उसके बाद क्या है, गणतंत्र है। और इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया, गणतंत्र पहले दे दिया है, गणतंत्र तो पहले आया ही नहीं। फिर दूसरे में क्या दिया गया है, सार्वभौमिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष पहले आएगा, ये भी गलत हो गया। तीसरे में क्या दे रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी पहले आ गया, समाजवादी बाद में आया, ये भी गलत। तो हमारा सही क्रम क्या है फ्रेंड्स, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। सत्ता संपन्न का तात्पर्य हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। यहां देखिए क्या फंसाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स, लोकतंत्रात्मक। अब आप ढूंढ रहे हैं लोकतंत्रात्मक क्या है, लोक का मतलब होता क्या है, जन, और यहां लोकतंत्रात्मक ना कह करके जन कह करके आपको फंसा लिया गया है। जबकि जनवादी भी सही है, चाहे जनवादी कहा जाए चाहे लोकतंत्रात्मक कहा जाए। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर 4 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आ गया है ये क्वेश्चन, तो आपको मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस क्वेश्चन का डिस्कस मैं आगे करूंगा, मिस्टेक्स यहाँ पे आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्वेश्चन को भूल जाना है, बस ध्यान कहां से रखना है आपको। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या पूछ रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है कि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है फ्रेंड्स, हम भारत के लोक शब्दों से, कि जनता के जनतंत्र से, कि जनता के लोकतंत्र से, कि प्रजातांत्रिक से। आपको मैं कई बार याद करा दिया, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, इसका मतलब हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है फ्रेंड्स हम भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? यहां पे थोड़ा सा मुझे डिटेल में आपको बताना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। लिखा है फ्रांसीसी की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति, चीन की क्रांति। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि प्रस्तावना को तो अमेरिका से लिया ही गया है, ये आपको पता है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसे रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। तो हमने 1917 से पकड़ लिया। मान लीजिए आप बोल्शेविक जो इसका प्राचीन नाम था उसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो 1917 से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये रूस की क्रांति की बात हो रही है। तो ये भी प्रभाव पड़ा है। अमेरिका से ये संविधान लिया ही गया है। फ्रांस की क्रांति से फ्रेंड्स शायद ये डिस्कस हमसे नहीं हो पाया था, तो ध्यान रखिएगा हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, एक बार फिर से कह रहा हूं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे जो 3 शब्द हैं वह फ्रांस की क्रांति 1789 के नारे से लिए गए हैं। इसका मतलब ये तीनों चीजें हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनका प्रभाव झलकता है। लेकिन चीन की क्रांति 1912 से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है, इसलिए मेरा आंसर होगा आंसर नंबर 4 फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ये देख सकते होगा फ्रेंड्स,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। एकदम कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है। पूछ कौन रहा है? एसएससी 2013 पूछ रहा है इसे। एसएससी 2013 में कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आदर्शों को। जब मैंने प्रस्तावना की परिभाषा ही बताई थी फ्रेंड्स, तो याद करिए आप, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों के, उसके स्वरूप के, उसके आदर्शों का प्रतिबिंब दिखाता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है सारी चीजें। इसका मतलब, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रस्तावना, जो हमें उसके आदर्शों को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, गुटनिरपेक्ष समाजवादी जोड़ा गया है, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया है। पूछ क्या रहा है? यहां पे फोकस करिएगा, नहीं जोड़ा गया है। गुटनिरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अतः इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर नंबर 3, गुटनिरपेक्ष। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहां नहीं देखना है आप, क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। कैसे फंसा रहा है एग्जाम में, देखिए आपको यहां कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। दूसरा कह रहा है उक्त शब्द में आप यहां पहुंच रहे होंगे, जबकि आपको यहां नहीं जाना फ्रेंड्स, आपको यहां जाना है कि मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आंसर नंबर 2। ये आपको पहले से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? मैंने वैसे बताया था लास्ट में कल, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? प्रियम्बल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठाकुरदास भार्गव ने यह भी कहा था प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मतलब आत्मा तो कहा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार को नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं, संविधान के सभी अनुच्छेद हो ही नहीं सकता है, और इसका आंसर है प्रस्तावना फ्रेंड्स। हम उम्मीद कर रहे हैं आप हमारे साथ जवाब दे पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्माताओं पर किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्वों पर। महत्वपूर्ण तो सब है, मौलिक अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व भी इंपॉर्टेंट है, और मूल कर्तव्य भी। लेकिन आपको पता है, मैंने कल एक बात बताई थी कि प्रस्तावना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एवं अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी किसी अनुच्छेद के संबंध में अगर फंस जाती है तो उसकी व्याख्या करने के लिए वह प्रस्तावना का सहारा लेती है। और पूछा जा रहा है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो अपने कॉन्सेप्ट से सोचिए, कुछ तो बात होगी। एन.ए. पालिका वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, भीमराव अंबेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा, और इसी को भार्गव जी ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। इसका मतलब प्रस्तावना पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, और इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बताया हूं कि प्रस्तावना में क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, और मजे की बात यह है कि मोस्टली नए नए क्वेश्चन बार बार वो बनाता है, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को आगे वो रखे, इसलिए मैंने आपको यहां पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में जनप्रिय संप्रदा है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, बस पीछे पूरा छोड़ दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है? शुरू होती है। ये आपको पता है, लोकतंत्र से नहीं, लोक गणराज्य नहीं, लोक प्रभुसत्ता नहीं, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। तो हमारा आंसर हुआ फ्रेंड्स आंसर नंबर 4। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस पर मैंने बहुत डिस्कस नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में 3 बार आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। ये बच्चों को बहुत परेशान करता है फ्रेंड्स, यहां थोड़ा सा टाइम लेंगे। आपको मैं 3 शब्द बताता हूं। मैंने क्यों कहा प्रस्तावना को ध्यान से पढ़िए। प्रस्तावना अंत कैसे होती है? एतत् द्वारा आज इस संविधान सभा को एतत् द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे अधिनियमित पूछा जाए, चाहे अंगीकृत पूछा जाए, चाहे आत्मार्पित पूछा जाए, चाहे बनकर तैयार हुआ पूछा जाए, उन सारे सवालों का केवल एक जवाब है 26 नवंबर 1949। तो सवाल उठता है सर 26 जनवरी 1950 का जवाब हम कब देंगे? केवल एक बार देना है। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए हमारा संविधान किस दिन से लागू हुआ, तभी केवल हमारा जवाब होगा 26 जनवरी 1950। अन्यथा अन्य सारे जवाबों का जवाब चाहे अंगीकृत, चाहे अधिनियमित, चाहे आत्मार्पित, चाहे बनकर तैयार हुआ, चाहे कंप्लीट हुआ, उन सारे सवालों का जवाब 26 नवंबर 1949 होगा फ्रेंड्स। और यहां पे क्या पूछा गया है? कब लागू हुआ, इसलिए हमारा आंसर यहां पे क्या होगा? 26 जनवरी 1950। मैं उम्मीद करता हूं एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। याद करिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना का पहला क्लास और मेरा पहला वर्ड मैंने प्रस्तावना के तत्व को बताया था। तो मैंने बताया था उन तत्वों को 3 भागों में बताया था कि कुछ प्रस्तावना के स्रोत हैं, कुछ प्रस्तावना के स्वरूप हैं और कुछ प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। और प्रस्तावना का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। और यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत भारत के लोग हैं, न कि राष्ट्रपति, न सर्वोच्च न्यायालय और न ही सरकार। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा, हमारा राजतंत्र नहीं है, राजा का शासन नहीं है। इसका मतलब जहां जहां राजतंत्र हो तो कट गया। कहां कहां राजतंत्र है देखते हैं। ये कट गया, ये कट गया। अब फंस क्या रहा है? आप फंस रहे हैं गणतंत्र और लोकतंत्र में फंस रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, दूसरी चीज तो मैंने ये भी तो बताया था, न तो हमारा शासन राजतंत्र है, प्रस्तावना कहती है, और न ही हमारा शासन वंशानुगत है, ये हमें गणतंत्र शब्द बताता है। और जिसमें वंशानुगत शब्द होगा वो भी कट जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स एलिमिनेटिंग पावर। जरूरी नहीं है प्रश्न का उत्तर आपको आता हो, उसका एक तरीका यह होता है कि क्या क्या नहीं हो सकता। अगर उसको आपने काट लिया, जो बचा वो भले ही हमको नहीं आता, लेकिन मेरा उत्तर वही होगा और हमें एग्जाम में वही करके आना है। वहां हमसे वजह नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये उत्तर क्यों लगाया, हमें उत्तर सही करके आना है। तो मैंने कैसे कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि राजतंत्र दोनों कट गए क्योंकि हमारा शासन लोकतंत्रात्मक है, वंशानुगत कट गया क्योंकि हमारे कहाँ वंशानुगत राजा नहीं होता, गणराज्य है। अपने आप आंसर मिल गया, लोकतांत्रिक गणतंत्र है क्योंकि मैंने बताया था हमारा जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसलिए हमारा गणतंत्र कैसा है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है फ्रेंड्स। और इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीएससी मेंस 2004 में है, घबराइएगा नहीं। यूपीपीएससी के मेंस 2004 में पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में सीजीएल में भी आ सकता है, दरोगा में भी आ सकता है, वीडियो में भी आ सकता है और लेखपाल में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ये क्वेश्चन। मैंने आपको फिर बताया फ्रेंड्स, न जाने क्यों हमारे कंप्यूटर की ये प्रॉब्लम रही है। वो बंदा जितना पढ़ने में ध्यान रखता है, अगर इतना क्वेश्चन को करने में ध्यान दे तो शायद उसकी सफलता इतना लेने में इतना टाइम न लगे। क्योंकि हमें एट लास्ट करना क्या है? क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है एग्जाम में, और हम लोग यहाँ फोकस नहीं करते हैं। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो हम पढ़ते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन करना, जबकि इसमें है क्या। इसको ध्यान से समझते हैं और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसको जरा टिटोरिए, देखिए उन आंसर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अंडरलाइन करिए इसे,
में जिन आदर्शों, दूसरा पॉइंट, उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे, फिर यहां से अंडरलाइन करिए, व्याख्या की गई है। मतलब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों का और जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, अब प्रस्तावना के आगे उन सब चीजों को कहां और बताया गया है। तो कल मैंने पढ़ाते वक्त ही डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हमें समता दी गई है और रोजगार की समता आर्टिकल 16 में दी गई है, मतलब वो बात मूल अधिकार में भी है। जिस तरीके से प्रस्तावना में 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है, वह स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में भी दी गई है। जिस प्रकार से हमें बंधुता प्रस्तावना में बताया गया है, वह बात हमें आर्टिकल 51 का मौलिक कर्तव्य में भी बताई गई है। और जो हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं फ्रेंड्स, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन्हीं न्याय को आर्टिकल 38 जो कि डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां भी इसका उल्लेख किया गया है। याद आ रही सारी बातें मेरी? जब उस टाइम में समझा रहा था, शायद लोगों को ये लग रहा होगा सर इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं। इसी वजह जाना पड़ता है कि एक क्वेश्चन हमारे मुंह से हाथ से निकल जाते हैं और वह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसका मतलब हो गया। उसकी आगे व्याख्या कहां हुई है? मूल अधिकार में हुई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हुई है और मौलिक कर्तव्य में भी हुई है। और मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही बात होती है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर होगा 3। ऐसे क्वेश्चनों को जब आप एग्जाम में सही करके आते हैं ना, 1 लाख बच्चों को एक साथ लीड करते हैं। आसान क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो 1 लाख बच्चों से एक साथ पीछे होते हैं, लेकिन जब आप कठिन क्वेश्चनों को सही करते हैं तो 1 लाख बच्चों से एक साथ आगे जाते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चा इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा, वो देखते ही घबरा जाएगा, ये क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है फ्रेंड्स, यही मुहिम मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जो आपको बड़े स्तर की कोचिंगों में जाकर नहीं मिलता है, उसको मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो सिखा सकूं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। बस यही फोकस करिए फ्रेंड्स आप, अंगीकृत किया गया। मैंने बता दिया था, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित या फिर लागू हुआ। कब लागू हुआ बोलिए फ्रेंड्स? 15 अगस्त तो आजाद हुआ था, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, 15 नवंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत भी हुआ, अधिनियमित भी हुआ, आत्मार्पित भी हुआ, पूर्णतः बनकर तैयार भी हुआ और अंतिम बैठक भी इसी दिन हुई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पीएससी में 1996 में पूछा गया, लेकिन एसएससी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अब तैयार होने की बात है, देखिए ना कि लागू होने की, फिर से बात क्या कर रहा है? तैयार होने की। तो तैयार कब हुआ फ्रेंड्स? 26 नवंबर 1949। वही क्वेश्चन बार बार, और ये इंपॉर्टेंट है, फिर पूछा गया यूपी पीएससी 2002 2010 2 बार पूछा गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन। और किसमें? यूपी पीसीएस में। और आप क्या सोचते हैं वनडे वाला बच्चा यूपी पीसीएस कभी नहीं क्रैक कर पाएगा? अरे फ्रेंड्स, उसी चीज को थोड़ा सा मेहनत और लगा दिया जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लिया जाए, तो जो ख्वाब लेके आप गांव में बैठे हैं कि हम केवल क्लर्क बन सकते हैं, आपके दिमाग में भी हौसला आएगा कि हम भी आईएएस और पीसीएस बन सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार, अब आप कंफ्यूज मत होइए, प्रस्तावना को पढ़िए, आत्मार्पित, अंगीकृत, वही अंगीकृत शब्द है, लेकिन अंगीकार कर लिया और बच्चे डर जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर से मेरा जवाब क्या? 26 नवंबर 1949। एक सेकंड रुकिएगा फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? बस एक क्वेश्चन पर फोकस करिए तुरंत। अगर मेरे साथ पढ़ना है, आदत बनाइए कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत गोला करेंगे, 1 सेकंड नहीं टाइम लगाएंगे, क्योंकि वहीं से मेरा आंसर होना है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो लागू करने की जहां बात आई, अब हम नवंबर भूल जाएंगे, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में। तब तो फ्रेंड्स आजाद हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयारी नहीं हुआ था, गणराज्य बनने का भी सवाल ही नहीं होता। 1951 में, 1935 में, 1950 में। अब यहां संविधान बनने की बात नहीं कर रहा है, गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब हुआ रिपब्लिक। आपको पता है कि रिपब्लिक डे हम लोग कब से मनाना स्टार्ट किए हैं? 26 जनवरी 1950 से। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाना शुरू किए हैं? 15 अगस्त 1947 से। और पूछ क्या रहा है? गणराज्य बना। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं है, आपको नियरेस्ट आंसर लगाना है, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। डेट भूलिए, सन को याद रखिए और आंसर लगाइए।
1950। और कितनी बार पूछा गया है? आरआरबी में 2005, 2006, सीसी में 2006 में 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, और आगे भी आने की पूरी संभावना है इसकी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल का संशोधन कितनी बार किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैंने कल ही सिखाया था कि 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात इसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद चल के 42वां संविधान संशोधन किया गया और हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है फ्रेंड्स, और कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इज दैट क्लियर? टाइम ले रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे ही हम लोग 1.5 साल अपनी तैयारी में खर्च करते हैं, क्यों एक ही बार 10 मिनट टाइम और लगा करके इतने अच्छे से पढ़ लिया जाए कि वो 1 साल की बजाय हम 6 महीने में सिलेक्शन लेके आगे निकले। इसलिए मैं यहाँ आपको टाइम दे रहा हूँ कि ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर सकूँ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के वायदा नहीं करती? बस यहां देखना, निम्नलिखित में से क्या वायदा वो नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। अब इतना बड़ा क्वेश्चन 2 लाइन का पढ़े तो आपका वहीं पे थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा। जबकि यहां मेन क्या देखना था? वायदा नहीं करता। बस हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई फ्रेंड्स? बोलिए। 3 प्रकार। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक है, बिल्कुल है। राजनीतिक है, बिल्कुल है। विचार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे पास। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की और विश्वास की। इसका मतलब सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, विचार की स्वतंत्रता है। और हमारा प्रस्तावना हमें पूजा की समानता की बात नहीं करता है। हाँ, हमें धर्म की स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य दिया गया है, जो फ्रेंड्स हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। तो मेरा आंसर हुआ आंसर नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? 3 बार आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पहले पता है, एक ही संशोधन ही हुआ है। प्रस्तावना की बात आएगी या उद्देशिका की बात आए या प्रियम्बल की बात आए तो केवल और केवल एक आंसर, 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 में, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। अब कहेंगे सर ये तो मतदान की कहीं बात पूरी प्रस्तावना में हुई नहीं, मतदान से रिलेटेड बात हुई होगी फ्रेंड्स। ढूंढिए आंसर मिलेगा इसका आपको इसमें। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता? नहीं भाई, पंथ निरपेक्षता तो ये बताता है कि सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। गणतंत्र ये बताता है कि हमारा शासन वंशानुगत नहीं होगा। समाजवाद क्या बताता है कि वंचित वर्गों के कल्याण की बात की जाएगी। प्रजातंत्र का मतलब हुआ लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है मतदान के द्वारा निर्वाचन होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र, क्योंकि पूछा है कि कौन सा चीज ऐसी है जो हमें मतदान का अधिकार देती है फ्रेंड्स। तो मतदान का अधिकार हमें कौन जैसा देता है? केवल और केवल मतदान। क्लियर हुआ? प्रजातंत्र। ये आंसर मेरा हुआ आंसर नंबर 2। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स आज के। इसका लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? रिपब्लिक। तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर लगा चुके हो हमारे एक्सप्लेनेशन करने के पहले ही। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे ही गणतंत्र की बात आई, इसका मतलब हुआ राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और वहां पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। और वंशानुगत शब्द यहां पर आया है और नहीं होगा, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीएससी 1997 में। कुछ क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ भी बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के, और इस तरीके से हमने अपने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
अभी मैं टाइप 2 लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, और टाइप 2 में आईएएस और पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सारे क्वेश्चन उसी के होंगे। वहां एक भी वनडे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं होगा फ्रेंड्स। आप जाइए, फिर से प्रस्तावना को एक बार रिवीजन करिए, उसका वीडियो देखिए, उसके नोट्स को रिवीजन कीजिए, और इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार अपने पीडीएफ में जाकर फिर से अपने से सॉल्व कीजिए। पीडीएफ आपके पास पहुंच गई है, अब वहां से जाकर खुद से सॉल्व करिए कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को जाकर देखिए। उसके बाद हम आपको आईएएस पीसीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे फ्रेंड्स। फिर आप किसी भी जंग के मैदान में उतरेंगे, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यही हमारी रणनीति होगी फ्रेंड्स पढ़ाने के लिए। तो जिस दिन 1 महीना हमारे साथ आप बिताएंगे तो कम से कम आप ये कह सकेंगे कि पॉलिटी पे आज हमारी कॉन्सेप्चुअल लेवल से और डेटा लेवल से इस प्रकार से पकड़ हो चुकी है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चनों को आराम से कर देंगे, और यही आपके हौसला बढ़ाएगा और ये कारण बनेगा कि आप भी देख सकेंगे बड़ी परीक्षाओं का ख्वाब आसानी के साथ। ये मेरे तरकीब होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये तकनीक पसंद आ रही होगी। उसके बावजूद भी जितने भी लोग कोर्स ले रहे हैं या वैसे देख रहे हैं, वो नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि जहां भी कोई और उनको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद भी अगर उनको पर्सनल डाउट्स आते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और उस चीज़ों को डिस्कस करें, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।